हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। के मिश्रा मैथ एक्सपर्ट चैनल के तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस शुभकामनाओं के साथ आज का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, जिसको सभी लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करने से पहले आप लोगों से सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तो चैनल को इतना सब्सक्राइब करें कि इंडिया के हर कोने कोने तक पहुंच जाए, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे वीडियो को देख करके और अच्छा करें, ठीक है। तो आई होप ये बातें सबको समझ में आ गई होंगी कि हमको करना क्या है, सभी लोगों को क्या करना है। अगर के मिश्रा मैथ एक्सपर्ट चैनल हर वीडियो फ्री में प्रोवाइड करता है तो इतना तो सबको ये बनता है मेरे प्रति कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों को तो शेयर ज़रूर करें, और उनसे कहें कि अगर वो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को देखना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए आज माँ दुर्गा का नाम लेकर के हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले देखें, सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ सीक्वेंस। क्लास 10th में सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि सीक्वेंस होता क्या है, बट हम लोग स्टैंडर्ड लेवल का डेफिनीशन जानने यहाँ पे हमको सीखना है कि सीक्वेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के बारे में अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ, कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पे, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। जब हम सीक्वेंस को फंक्शन कह दिए तो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। और स्टूडेंट, सबसे खुशी की बात हम बता देते हैं कि हमने क्लास 11th के सिलेबस में रिलेशन और फंक्शन दोनों चैप्टर है, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। 12th में जो पढ़ा रखे 11th रिलेशन फंक्शन, वही सेम चीज़ सबको पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस सेट थ्योरी जो है उसी का एक वीडियो हम बनाएंगे। तो रिलेशन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट दिए हैं जो 11th में भी है और 12th में भी है। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम भेज देंगे, तो उस लिंक को भी देख करके हम सभी लोग रिलेशन और फंक्शन को भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर भेज देंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस, अब क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस क्या होता है, तो अभी लिखे कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन की बात करते हैं ना, तो फंक्शन में डोमेन और रेंज की ही बातें आती हैं। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन, आगे भी लिख देते हैं, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक है, हुज डोमेन is the set of natural number। मीन्स ऐसे, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को हम सीक्वेंस तभी बोलेंगे कि जब ये फंक्शन इस पे डिफाइंड हो। यह फंक्शन का डोमेन कहलाता है, ये फंक्शन का क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि सीक्वेंस यदि फंक्शन है तो उस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए, और कोडोमेन कोई भी सेट हो सकता है। बस सबसे नेसेसरी बातें यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर। यहाँ पे n मीन्स क्या, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो अब देखें, इससे जुड़ी खास बातें हम बता देते हैं। एक होता है रियल सीक्वेंस, बातें समझेंगे। एक होता है रियल सीक्वेंस और एक होता है सिंपली सीक्वेंस। तो खैर
अब हायर क्लासेस में जाएंगे तो रियल सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस का नाम नहीं, बस एक सिंपली सीक्वेंस की बातें करते। बट रियल सीक्वेंस अगर हम कह दिए तो रियल सीक्वेंस होता क्या है ज़रा उसको बता देते हैं। तो रियल सीक्वेंस हम नाम ले लिए तो बता देते हैं कि व्हाट इज़ रियल सीक्वेंस, ठीक है। फिर इसको हम समझाते हैं। अभी हम बोले यहाँ पे कि रियल सीक्वेंस, अगर रियल सीक्वेंस की बात करें ना तो सब कुछ वही रहेगा, बट उसका जो कोडोमेन होगा रियल सीक्वेंस की अगर हम बातें करें तो जो इसका जो कोडोमेन रियल नंबर का होता है, तो कोडोमेन इज क्या, यहाँ पे कोडोमेन इज, यहाँ पे देखें कोडोमेन क्या हो जाता है, कोडोमेन एक यहाँ पे क्या हो जाता है, तो रियल नंबर का सेट हो जाता है। कोडोमेन इज रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि अ फंक्शन फ्रॉम एन टू किस पे हो जाता है, आर पे, किस पे हो जाता है, आर पे। तो देखें तो रियल सीक्वेंस, या ऐसे कह सकते हैं कि कोडोमेन, देखेंगे कोडोमेन इज अ, ऐसे भी कह सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ क्या, आर, सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ पे जो आर दिखाई दे रहा है, तो अगर नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, रियल सीक्वेंस नाम देते हैं। क्या नाम बोलते हैं, रियल सीक्वेंस। तो खैर ये तो आ गया, तो रियल सीक्वेंस बता दिए हैं यहाँ पे देखेंगे। बट सबसे पहले इस चीज़ों को समझे कि सीक्वेंस अगर डिफाइंड कर दिए तो यहाँ पे इस चीज़ों को हम लोगों को समझना है, ठीक है। कि देखें यहाँ पे इससे जुड़ी बातें हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे। ये मान लें दो सेट है हमारा, एक ए नेचुरल नंबर है, ठीक है, और दूसरा कोई एनी सेट है। ए मीन्स एनी सेट कोई है। इस पे हम क्या डिफाइंड किए हैं, एफ डिफाइंड किए हैं। एफ मीन्स फंक्शन। तो यह फंक्शन सीक्वेंस कहलाएगा। मीन्स सीक्वेंस इज अ फंक्शन। क्या इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे मान लें यहाँ पे 1 2 3 लाइक दिस, इस तरीके से हम ले लिए यहाँ पे, यहाँ पे देखें n ले लिए। क्या ले लिए, n नेचुरल नंबर है तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। अब यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे समझ लिए कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या ले लिए, AN ले लिए। तो देखेंगे तो यदि ये नेचुरल नंबर है तो 1 का इमेज हमको क्या मिल रहा है, A1, 2 का इमेज A2, 3 का इमेज A3, इसी तरीके से n का इमेज हमारा क्या मिल रहा है, AN मिल रहा है। समझेंगे सीक्वेंस को हम समझा रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 है तो इस f के रिस्पेक्ट में AN क्या कहलाएगा, AN कहलाएगा यहाँ पे इमेज ऑफ 1 अंडर f। मतलब हम n, अगर n की वैल्यू 1 रखें तो क्या हमको मिला इसके कोडोमेन में, तो 1 रखने पे हमको A1 मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट। अगर हम देखेंगे इनपुट हमारा नेचुरल नंबर है, इनपुट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, तो जो आउटपुट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये क्या कहलाता है, इस तरीके से इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट हमारा नेचुरल नंबर है तो जो भी आउटपुट मिलता हो, तो इस केस में हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे इस केस में A1 देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे A1 A2 A3, ठीक है, A4 एंड सो ऑन। AN इज कॉल्ड, क्या इसको बोलेंगे, इज कॉल्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस, इज कॉल्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। एंड देखिए n पे AN मिला एंड AN इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, इसका लिखने का तरीका, जैसे nth टर्म है, यहाँ पे AN हमारा nth टर्म है, तो AN इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। n की वैल्यू जो भी रखेंगे यहाँ पे,
1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा। एक एग्जाम्पल हम बताए हैं यहाँ पे, क्या बताया है, एग्जाम्पल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो यह जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो हम सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन किए। तो सीक्वेंस का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन सभी लोगों ने देखा कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन। जब हम सीक्वेंस को फंक्शन कह दिए तो फंक्शन के 2 पार्ट्स, डोमेन एंड कोडोमेन। तो फंक्शन के जब 2 पार्ट्स, कोडोमेन एंड कोडोमेन, तो डोमेन क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और कोडोमेन कोई भी सेट हो। तो हम नेचुरल नंबर के कुछ पॉइंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिला, इनपुट 1 2 3 4 5 ले ले तो इसकी वैल्यू मीन्स आउटपुट हमको क्या मिला है। तो यह जो आउटपुट है उसी को क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं कि 1 रखने पे कौन सा टर्म मिला, 2 रखने पे कौन सा टर्म मिला, 3 रखने पे कौन सा टर्म मिला। तो इसको क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ सीक्वेंस। और यहाँ पे जो an दिखाई दे रहा है ना, an, तो n रखने पे an दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। an क्या कहलाएगा, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं कि अगर an मीन्स nth टर्म लिखा गया तो nth टर्म किसी सीक्वेंस का लिखा गया n/n+1। तो यहाँ से हम सीक्वेंस हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या मिलेगा। अगर उसी को सॉल्व किया जाए तो देखें, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलने वाला है। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 रखें तो 1/2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो देख सकते हैं 2/3। ठीक है, फिर कितना 3/4 लाइक दिस। तो ये जो लिखा गया, ये जो पैटर्न चल रहा है, ये क्या लिखा गया, एक यह सीक्वेंस शो कर रहा है, यह एक सीक्वेंस शो कर रहा है। इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है यहाँ पे लिखा गया है। आई होप सीक्वेंस का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्या है, स्टैंडर्ड टाइप का जो सीक्वेंस है यहाँ पे, जो डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बातें करते हैं यहाँ पे। अगर सबसे यहाँ से जुड़ी कुछ खास बातें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सीक्वेंस काउंटेबल हो, देखें 1 2 3 4 5 से लेकर के n है यहाँ पे, इसके टर्म कितने हैं, n टर्म है। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो n है जिसको हम काउंट कर लिए 10 टर्म, 20 टर्म, 50 टर्म। तो ऐसे सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। अगर मान लो डॉट 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 करके छोड़ दिए, ठीक है, जैसे अब यही लिख दिए, ये लिखा गया है, इसमें कुल कितने टर्म है यहाँ पे, तो 1 2 3 ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। तो खैर फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब ही जानते हैं सभी लोग। तो इस तरीके से सीक्वेंस हम डिफाइन कर लिए। कुछ हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं सीक्वेंस का। ठीक है, तो ध्यान देंगे सीक्वेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बातें क्या है कि सीक्वेंस का डोमेन क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, दूसरा कोई नंबर नहीं हो। ठीक है, और को डोमेन कुछ भी हो सकता है। रियल सीक्वेंस का मतलब अगर को डोमेन सबसेट हो जाए किसका, रियल नंबर का, या रियल नंबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं रियल सीक्वेंस बोलते हैं। तो आई होप ये डेफिनेशन 100% सबको समझ में आ गया होगा। तो A1 A2 A3 जो भी इधर जो आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट को क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, इनपुट हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर, जो आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे A1 टर्म कब मिला, जब n की वैल्यू 1 रखे। A2 कब मिला, सेकेंड टर्म कब मिला, जब n की वैल्यू 2 रखे। थर्ड टर्म कब मिला, जब n की वैल्यू 3 रखे। तो लाइक दिस, इस तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन था। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सीक्वेंस हम लिख सकते हैं। जैसे मान लें एक सीक्वेंस हम लिख दिए यहाँ पे जिसका nth टर्म कुछ और लिख दिए। जैसे एग्जांपल पे एक सीक्वेंस हम और लिख दिए, जैसे मान लें यहाँ पे लिख दिए an और इसका किस तरीके से nth टर्म दिया गया है, 1/n लिखा गया हो। कितना है, 1/n। तो ये भी एक सीक्वेंस है। अगर इसको सॉल्व करना चले तो कैसे, n की वैल्यू अगर 1 रखें, ठीक है, तो 1 मिलेगा। n की वैल्यू 2 रखें तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3 लाइक दिस। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एक सीक्वेंस लिखा गया है। दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं सीक्वेंस का, जैसे मान लें 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ये भी क्या एक सीक्वेंस है। तीसरा एग्जांपल लिख दें 2 5, ठीक है, 2 यहाँ से 2 5 8 11 लाइक दिस। ये भी क्या एक सीक्वेंस है। तो इस तरीके से बहुत सारे सीक्वेंस हम बना सकते हैं। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे मान लें हम लिख दें कि यहाँ से
ए एन इक्वल टू किस इस तरीके से, ठीक है, एन प्लस वन सॉरी एन अपान एन स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन अपान एन स्क्वायर प्लस वन। ये भी क्या एक सीक्वेंस ही है। तो अगर इसको तोड़ दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं कि दैट इज एन की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 अपान 2, ठीक है, 1 एन की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 अपान 5, एन की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो 3 अपान 10, देखें 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये भी क्या हो जाता है, एक सीक्वेंस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो इनपुट इसमें हम डाल रहे हैं, जो इनपुट डाल रहे हैं वो क्या है, यदि ये सीक्वेंस है, बस इतना समझ ले कि जब भी हम सीक्वेंस की बातें करेंगे तो उसका इनपुट, सीक्वेंस की बातें करेंगे तो उसका इनपुट क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। इनपुट क्या होगा, नेचुरल नंबर, याद रखेंगे। अगर हम सीक्वेंस की बातें करेंगे तो सीक्वेंस का इनपुट क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और इसके आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं यहाँ से एनी सेट, ठीक है, यहाँ से एनी सेट, कोई भी सेट हो सकता है। तो बस इतना ही ज़रूर ध्यान देना, इनपुट हमेशा फिक्स रहता है नेचुरल नंबर, आउटपुट एनी सेट होता है। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद सीक्वेंस के बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस के बाद हम आ गए सीरीज पे, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज है तो छोटे छोटे पॉइंट्स को जान करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं कि व्हाट इज़ सीरीज। देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सीरीज, देखेंगे नेक्स्ट है सीरीज कि सीरीज किसको बोलते हैं। फर्स्ट टॉपिक सीक्वेंस पर डिस्कस किए, नेक्स्ट है सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है सीरीज। तो सीरीज का मतलब जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का सम। तो सम ऑफ द सीक्वेंस का मतलब कह सकते हैं कि द टर्म ऑफ द सीक्वेंस कनेक्टेड बाय प्लस साइन, द टर्म ऑफ द सीक्वेंस कनेक्टेड बाय प्लस साइन। सीरीज का मतलब क्या होता है कि देखेंगे टर्म्स ऑफ द क्या चीज़, यहाँ पे सीक्वेंस कनेक्टेड बाय प्लस, ठीक है, क्या चीज़, साइन, प्लस साइन। टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय, ठीक है, यहाँ पे आर है, द टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन। या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ द सीरीज, सॉरी सम ऑफ द सीक्वेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको ज़रा समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे अगर हम एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, ध्यान देंगे, इसका मतलब ज़रा समझा देते हैं कि दैट इज, मान के चलें कि इफ़ A1 समझेंगे, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN is sequence, is a sequence, ठीक है। एक कोई सीक्वेंस लिखा गया जहाँ पे A1 A2 A3 क्या है, टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, ठीक है, एक कोई सीक्वेंस लिखा गया है। तो देन द एक्सप्रेशन समझेंगे, then the expression A1 plus A2 plus A3 and so on plus AN is called, ठीक है, is called सीरीज। इसको क्या बोलेंगे तब, सीरीज बोलेंगे। जानते हैं कितना इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। जो टर्म होता है सीक्वेंस का वो कनेक्ट हो जाए किससे, प्लस साइन से, तो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। तो टर्म है सीरीज, सीरीज सीक्वेंस का टर्म लिखे और उस टर्म को प्लस साइन से कनेक्ट कर दिए तो हमारा क्या बन गया, वो सीरीज बन गया। तो यह जो एक्सप्रेशन कहलाता है सीरीज कहलाता है। इससे जुड़ी खास बात एक और बता देते हैं, इसको समझेंगे कि क्या समझना है कि A1, इससे जुड़ी खास बातें हम बता रहे हैं, देखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN, इस तरीके से लिखा गया हो तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा
ए आई कर दें और आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक भी हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ सीरीज में लिखा जाता है। सिग्मा नोटेशन जब सीरीज के फॉर्म में रहता है तभी लिखा जाता है। याद रखेंगे, जब सीरीज के फॉर्म में रहेगा तो सिग्मा नोटेशन हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नई बातें हैं, क्योंकि हम लोग भले 10th में पढ़े हैं लेकिन 10th से 11th में आ गए तो हम स्टैंडर्ड की तरफ न बढ़ रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है, A1 A2 टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, उसको प्लस के साथ कनेक्ट कर दी तो सीरीज बन गया, और सिग्मा नोटेशन हमारा ये होता है। आई का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक होता है, ठीक है। अगर इस पे एग्जाम्पल कुछ जाते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल, जैसे मान ले कोई कर दे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस n लिखा गया, तो इसको सिग्मा नोटेशन में हम क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा n लिख सकते हैं। कितना, सिग्मा n। और n का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से लेकर के n तक रहेगा, सिग्मा n लिख दिए, ठीक है। अगर हम कह दें कि 1² 2² 3² एंड सो ऑन n² हो, तो सिग्मा नोटेशन में इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देते हैं, समझेंगे। यहाँ पे k लिख दिए और k का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इसके जगह पे कितना, इसके जगह पे सिग्मा के फॉर्म में, तो सिग्मा k² लिख दिए और k का वेरिएशन 1 से लेकर के कहाँ तक है, ठीक है। k का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, k का वेरिएशन 1 से लेकर के n तक है। तो भाई सिग्मा देखें सीरीज ही तो फॉर्म कर रहा है, तो देखें सिग्मा नोटेशन में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, तो बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पे भी है। तो आई होप सीरीज की बातें समझ में आ गई होंगी। अब सीरीज में भी दो पार्ट्स हम करते हैं, इनफाइनाइट सीरीज एंड फाइनाइट सीरीज। तो अगर टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सीरीज होगा, अगर टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर इनफाइनाइट है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज होगा। तो इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज एंड फाइनाइट सीरीज बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई होप ये 100% समझ में आ गया कि व्हाट इज़ सीरीज। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखें सीरीज के दो पार्ट्स हुई, हम बताएं कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट किसको बोलते हैं, जिसमें टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या हो, काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट किसको बोलते हैं, जिसमें टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज की बातें भी समझ में आ गई। अगर हम एग्जाम्पल पे लिखें तो देखेंगे A1 + A2 + A3 इस तरीके से लिख दें इनफाइनाइट तक। और दूसरा एग्जाम्पल हम लिख दें कि A1 समझेंगे A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन प्लस AN। तो यह सीरीज कैसा होगा और यह सीरीज कैसा होगा, इसके नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, जो सीक्वेंस के जो टर्म्स है जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे, पता ना कितने हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीरीज बोलते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। देखें यह इनफाइनाइट सीरीज है और ये क्या है, फाइनाइट सीरीज है। सिग्मा नोटेशन के अगर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कि इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट का सिग्मा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखेंगे सिग्मा AI और I का वेरिएशन 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पहले का हो गया। दूसरे का अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिग्मा यहाँ से AI और I का वेरिएशन लेकर 1 से लेकर के n तक है। तो 1 से लेकर के n तक हम काउंट कर लिए ना, तो इसको फाइनाइट सीरीज। 1 से लेकर के इनफाइनाइट हम काउंट ही नहीं कर पाए कितना है, तो इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ सीरीज, ठीक है, कि टाइप ऑफ सीरीज, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ सीरीज क्या होता है। तो देखेंगे टाइप ऑफ सीरीज, तो टाइप्स ऑफ सीरीज, जब भी हम टाइप्स ऑफ सीरीज की बातें करेंगे तो देखें हमने तो इसको बांट रखा है कई पार्ट्स में। देखेंगे सबसे अच्छी बातें, तो टाइप्स ऑफ सीरीज की अगर हम बातें करेंगे तो कितने होते हैं, सबसे पहला जो आता है वो आता है अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
और अर्थमेटिक सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बातें कर लेते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक, देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे समझेंगे सभी लोगों ने टाइप ऑफ सीरीज के बारे में डिस्कस किया। 10th लेवल पे अगर डिस्कस किए तो सिर्फ 10th लेवल में सभी लोगों ने पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ी बातें डिस्कस किए, कुछ बातें ही डिस्कस किए थे, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है 11th लेवल में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दो तो पढ़ना ही पढ़ना है। 11th लेवल में दो तो है ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये दो तो है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो 100% सबको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है कुछ बातें समझ में नहीं आए, बट हम कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सारी बातें समझ में आ जाए। जब अर्थमेटिक डिस्कस कर लेंगे तब हम चलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है। ये दो तो 11th लेवल का है, ठीक है, ये दो हमारे क्लास 11th में है ये, ठीक है, ये दो 11th में। बट अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात अगर करते हैं तो ये क्लास 11th में नहीं है, तो नहीं है तो अब आप डिसाइड करोगे कि पढ़ाएंगे कि नहीं। तो हम अगर हमारी बात अगर मानो तो जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जो जेईई मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं अभी से, तो उनको तो भाई पढ़ना ज़रूरी है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब चिंता करने की बात नहीं है, अगर हम हैं तो फिर गम किस बात का। तो चिंता करने की बात नहीं है, हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके बाद इसी सीरीज से जुड़ी हुई बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे स्पेशल सीरीज, ठीक है। स्पेशल सीरीज की बातें डिस्कस करें तो देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने चलें कि इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक नया सीरीज का जन्म होता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने पे किसको किसको, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को अगर हम मिला दें तो एक नए सीरीज का जन्म होता है, जिसका नाम है, देखें जिसका नाम है, समझेंगे यहाँ पे लिख देते हैं अरिथमेटिको, ठीक है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज नाम होता है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। देखें ना, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, इन दोनों को मिलाने से पैदा होता है। इसको और इसको जब मिलाओगे, देखें ये मेल है ये फीमेल है, तो दोनों के संपर्क में पैदा हुआ कौन सा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज पैदा हुआ। तो इन दोनों ने क्या पैदा किया, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये तो कुछ नहीं पैदा करता है, ये पैदा इसी से होता है, ठीक है। देखें तो जो मेन हमको डिस्कस करना है, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जब इसको पढ़ लेंगे तो फिर हमको डिस्कस करना है कि स्पेशल सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। व्हाट इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब हम डिफाइन करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है सबके साथ नहीं, मैं सबके लिए, कि ये प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन, जो प्रोग्रेशन लिखे हैं यहाँ पे, प्रोग्रेशन का मतलब व्हाट, प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है, प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोग्रेशन देखेंगे, फिर हम जानेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो आई होप टाइप ऑफ सीरीज के बारे में 100% समझ में आ गया होगा। तो अब हमको डिस्कस क्या करना है कि व्हाट इज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस समझा दिए, सीरीज समझा दिए, फिर एक नया टर्म आ गया प्रोग्रेशन। तो चलिए प्रोग्रेशन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
देखें, प्रोग्रेशन, अभी बोले ना कि प्रोग्रेशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि सबको जानना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोग्रेशन। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, एकदम शुद्ध भोजपुरी में समझा देते हैं कि जो सीक्वेंस लिखा गया है ना, देखेंगे A1, A2, A3 एंड AN सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के दो फॉर्म होते हैं, इसका भी nth टर्म पता है और इसका भी nth टर्म पता है। तो कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसका nth टर्म हम लिख सकते हैं, बट उसका एक सर्टन पैटर्न नहीं लिख सकते, उसका एक सर्टन पैटर्न नहीं लिख सकते। अब ये बात सर्टन पैटर्न क्या होता है, ये हम बोले हैं ना कि पैटर्न, तो अब फिर यहाँ पे डाउट हुआ कि ये पैटर्न क्या होता है। पैटर्न, अगर कोई सीक्वेंस लिखा गया हो, जैसे एक एग्जांपल पे जैसे 1 3 5 7 9, यह एक सीक्वेंस है। क्या एक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस और लिख देते हैं 1 1/2 1/3 1/4 1/5, ये भी एक सीक्वेंस है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, तो इसके और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जरा बताएंगे। देखें, यह सीक्वेंस एक पैटर्न फॉर्म करे, एक पैटर्न में लिखा गया है, एक सर्टेन पैटर्न में लिखा गया है, ठीक है, सर्टेन पैटर्न में है ये पैटर्न। बट यह जो सीक्वेंस है वो पैटर्न में नहीं लिखा गया है, यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे नॉट फॉलो द पैटर्न। अब कहेंगे कि नॉट फॉलो द पैटर्न का मतलब सीखें कि 1 के बाद 3 आ गया, यहाँ से 1 3 5 7 9 लाइक दिस, इस तरीके से लिखे तो 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 5 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 7 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो देखें, जो बीच की जो गैपिंग हो रही है कॉन्सिक्यूटिव, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में जो गैपिंग हो रही है, वो गैप क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। देखें ना, 1 से 3 के बीच में गैप सेम, 3 और 5 के बीच का गैप सेम, तो गैप सेम हो रहा है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि 1 में 2 ऐड किया गया तो 3 मिला, 3 में 2 ऐड किया गया तो 5 मिला, 5 में 2 ऐड किया गया तो 7 मिला, 7 में 2 ऐड किया गया तो 9 मिला। इसका मतलब है कि 1 3 5 7 9 एक सर्टेन पैटर्न में है, इसमें कुछ ऐड करने पे हमको नेक्स्ट टर्म मिला, या बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे पैटर्न नहीं फॉर्म कर रहा है। अगर इसके बीच में हम 1 में कितना ऐड कर दें तो 1/2 मिला, तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है, यहाँ पे समझेंगे कि ये 0 कर दिया जाए, इधर 1 कर दिया जाए तो सब 0 की तरफ भग रहे हैं, सब देख रहे हैं ना, सब भग रहे हैं इधर 0 की तरफ भग रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये टर्म किससे 1/3 से बड़ा है, देख रहे हैं ना, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, तो ये कम हो रहा है, 0 की तरफ भग रहा है, देख रहे हैं ना, 0 की तरफ भग रहे हैं ये। अगर बीच की गैपिंग देखें तो इसके बीच की गैपिंग देखें तो देख सकते हैं कितना आएगा, इसके बीच की गैपिंग देखें तो देख सकते हैं, इसके बीच की गैपिंग देखें तो देख सकते हैं कि गैप, कोई भी गैप यहाँ पे सेम नहीं आएगा, नॉट सेम। यहाँ पे गैप क्या हुआ, सेम नहीं आ रहा है। दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म हम ले रहे हैं कि, तो यहाँ पे गैप क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, ठीक है, सेम नहीं हुआ, तो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, एक किसी पैटर्न पे नहीं है। बट इसका nth टर्म हम निकाल सकते हैं, भले वो पैटर्न में नहीं है, लेकिन यदि वो सीक्वेंस है, समझेंगे, यदि वो सीक्वेंस है, यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे कि यदि वो सीक्वेंस है तो इसका nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। सीक्वेंस है तो nth टर्म हम आराम से निकालेंगे, बातों को समझें। सीक्वेंस है तो nth टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि वह जो nth टर्म एक सर्टेन पैटर्न पे हो। जैसे इसका अगर nth टर्म लिखना चाहते हो तो क्या लिख देंगे, सिंपल सी बात है, 1/n, इसका nth टर्म कितना हो जाएगा, 1/n,
n हो जाएगा इसका nth टर्म। और n कहाँ से लिया जा रहा है, नेचुरल नंबर से, तो देखें इसमें रख करके देखें मिल जाएगा, बट पैटर्न फॉलो नहीं किया। इसका nth टर्म हम लिख सकते हैं, अगर इसका nth टर्म लिखना चाहें कितना होगा 2n प्लस 2n-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2n-1, अगर इसका टर्म लिखना चाहें nth टर्म लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 2n-1 इसका nth टर्म हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखें अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 1 सॉरी 2 - 1 1, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 - 1 3, n की वैल्यू 3 रखेंगे 3 2 जा 6 - 1 5। तो nth टर्म तो लिख दिए, लेकिन देखने को क्या मिला, दोनों जो बेसिक डिफरेंस है कि पैटर्न में और ए पैटर्न में नहीं है। तो जो पैटर्न में जो सीक्वेंस हमारा पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो समझेंगे कि जो सीक्वेंस पैटर्न को फॉलो करता है उसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन, और जो सीक्वेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है तो उसको बोलते हैं, तब उसको हम प्रोग्रेशन नहीं बोलते हैं। तो ये बात 100% समझ में आ गई होंगी कि अगर कोई भी सीक्वेंस है अगर वो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि दो सीक्वेंस which follow the certain pattern, हम कह सकते हैं कि दो सीक्वेंस which follow the certain pattern is called progression। मीन्स वह सीक्वेंस जो सर्टन पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आई होप एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब जब एग्जाम्पल से समझ में आ गया तो इसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं डेफिनीशन। चलिए डेफिनीशन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दो सीक्वेंस which फॉलो द सर्टेन पैटर्न, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, या ऐसे लिख देते हैं, दोज सीक्वेंस which फॉलो द क्या, सर्टेन पैटर्न, which follow the certain pattern। इसका मतलब देखेंगे A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, एक कोई सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहा है, फॉलो सर्टेन पैटर्न। तो यदि ये सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। तो आई होप प्रोग्रेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि प्रोग्रेशन समझे कि नहीं, सीक्वेंस समझे कि नहीं, सीरीज समझे कि नहीं, ठीक है। अब चलिए, जब इतने बातें हम डिस्कस कर लिए तो अब हम बताते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कि अगर कोई सीक्वेंस किस पैटर्न पे लिखा गया हो तो उस कौन सा पैटर्न फॉलो करे कि हम उसको कहें कि वह जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, कौन सा पैटर्न फॉलो करे, ठीक है। तो पैटर्न ही को अलग करना है, पैटर्न ही बताया गया, पैटर्न हमारा चेंज हुआ तो पैटर्न हमारा अर्थमेटिक में होगा। पैटर्न अगर चेंज कुछ अलग अलग पैटर्न पे हम अलग अलग बातें करेंगे। तो देखें चीज़ों को समझें यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे जो पहले जो सीरीज की बातें करेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, AP, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक एग्जाम्पल से समझें कि अगर कोई पैटर्न लिखा गया हो, ठीक है, ध्यान देंगे, यदि कोई पैटर्न लिखा गया हो, चीज़ों को क्या करना है, समझना है। कोई भी पैटर्न लिखा गया हो, सपोज कर लें जैसे A1 A2 A3 A4 लाइक दिस AN। अगर इस पैटर्न में देखें यह एक सर्टेन पैटर्न में है, ये यहाँ पे समझेंगे, इतना डिटेल तो 10th में नहीं पढ़े होंगे, एक सर्टेन पैटर्न में है ये।
एक टर्म ऑफ द सीक्वेंस लिखा गया है, एक सर्टेन पैटर्न में है। तो सर्टेन पैटर्न में क्या हमको मिले, इसके जो बीच का जो डिफरेंस है सर्टेन पैटर्न में देखना है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, मीन्स पहले टर्म में कुछ ऐड करने पे दूसरा टर्म मिला, पहले टर्म में कुछ ऐड करें तो दूसरा टर्म मिल रहा है। ठीक है, पहले टर्म में ऐड करें तो कुछ दूसरा टर्म मिला है, या जो कॉन्सिक्यूटिव का जो डिफरेंस है, मीन्स कह सकते हैं कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3, सब आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। अभी बताया ना, इसके टर्म्स के बीच का जो डिफरेंसेज है वो क्या हो जाए, हर जगह सेम हो जाए। तो यह जो सर्टेन पैटर्न जो प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, अगर इस सर्टेन पैटर्न में तो प्रोग्रेशन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है कि बीच का जो गैप है, जो डिफरेंसेज है, वो डिफरेंसेज क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो जैसे एग्जाम्पल पे देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लिखें, जैसे यहाँ पे लिख दें 1 4, देखेंगे 1 4 7 10, ठीक है, 13 लाइक दिस। यह एक सीक्वेंस है, ऊपर से प्रोग्रेशन फॉर्म में एक सर्टेन पैटर्न में लिखा गया है। अब इसको रीड किया जाए, इसके बीच का जो गैप देखा जाए, जो डिफरेंसेज है, 4 माइनस 1 कितना है, 3, 7 माइनस 4 कितना है, 3, 10 माइनस 7 कितना है, तो 3, 1 कितना है, तो 3। तो देखें बीच का जो गैपिंग है, ये जो गैप है वो क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो यह जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है, उसका नाम क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल से समझा दिए, अब इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए डिफाइन किया जाए इसको। तो किस तरीके से डेफिनीशन होता है इसका, अ सीक्वेंस, देखेंगे अ लिख देते हैं, अ सीक्वेंस इज said to be, a sequence is said to be arithmetic progression. A sequence is said to be arithmetic, means EP, arithmetic progression if, देखेंगे arithmetic progression if, क्या लिखे हैं, a sequence is said to be arithmetic progression if difference between, समझेंगे यहाँ पे मेन चीज़ है, if difference between a term, देखेंगे a difference between a term and just preceding term, ठीक है, and just preceding का दूसरा नाम previous भी कह सकते हैं, और previous, ठीक है, और previous। तो क्या लिखे हैं, difference between term and just preceding term is always same, is always same, same को या और क्या लिख सकते हैं, constant, same और constant, ठीक है। दिस सीक्वेंस इज नोन एज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग जरा समझें कि दैट इज, इसका मतलब क्या है, ठीक है। टर्म और जस्ट प्रीसीडिंग टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको समझा जाए कि एग्जाम्पल से भी समझाया कि 1 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, ठीक है, ये हुआ। तो टर्म 5 है तो इसके जस्ट पहले का टर्म, 5 से जस्ट पहले 1 है तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। 9 है तो उसके जस्ट पहले कौन सा है, 5 है, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। ये देखें 13 है तो 13 से जस्ट पहले कितना है, 9। तो अब देखें हर केस में सेम आ रहा है रिजल्ट, जो डिफरेंसेज है सेम आ रहा है, उसी सेम को हमने क्या बोला है, कांस्टेंट बोला। ये बात समझ में आ गया। तो इसको मतलब लिख सकते हैं कि दैट इज, देखेंगे इसका मतलब है कि दैट इज
अगर हम टर्म ले रहे हैं, सपोज कर लें टी मीन्स टर्म ले रहे हैं तो टी एन, तो इससे जस्ट पहले तो टी एन माइनस 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी, और या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते रहे, डी से, सभी लोग 10th में पढ़ाए होंगे, डी से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम टी एन प्लस 1 ले लेते हैं तो इसके जस्ट पहले का टर्म हमारा कितना हो जाएगा, टी एन हो जाएगा, ये भी कितना होगा, कांस्टेंट ही होगा, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी। या दूसरा नोटेशन इस तरीके से पढ़े होंगे कि ए एन माइनस 1 ले लेते हैं, इस तरीके से पढ़, इसको भी डी। या और नोटेशन पढ़े होंगे कि ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, ये भी कितना है, डी। तो बहुत सारे नोटेशंस हैं। तो देखें इतने सारे नोटेशंस हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चाहे इसको समझें, इसको समझें, कहीं भी बुक में कुछ भी मिले तो समझना यही चीज़ है। तो ये जो यहाँ पे टर्म और जस्ट प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। तो डी का मतलब, डी को कहते क्या है, तो इस केस में डी क्या कहलाता है, तो डी एच कॉल्ड पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं इसको, तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस से ही तो डी पैदा हुआ है, डिफरेंस लेने पर डी पैदा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लें, तब तक हम 2 घुट पानी पीते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस पढ़ते हैं, और एग्जाम्पल से तो समझाया ही है। तो आई होप ये डेफिनेशन 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखें यहाँ पे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इस पे भी सभी लोग देख ही लिए। अगर हम एक एग्जाम्पल की बातें करें, ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा ये है 1 3 5 7 9 लाइक दिस, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं इस तरीके से 2 4 8 16 32 लाइक दिस। इस तरीके से 2 एग्जाम्पल हमने लिखा, ठीक है। दोनों सीक्वेंस है, हम तो क्या कर रहे हैं, दोनों सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न में ही है, सर्टेन पैटर्न है, प्रोग्रेशन है, दोनों ही प्रोग्रेशन है। बट प्रोग्रेशन में कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सा नहीं है, चलिए चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम। तो देखें, अगर इसका ले लिया जाए तो 3 माइनस, देखें 3 माइनस 1 तो कितना मिला, तो 2। इसका ले लिया जाए 5 माइनस 3 तो 2। इसका ले लिया जाए 7 माइनस 5 2। इसका ले लिया जाए तो 2 लाइक दिस। इस तरीके से हमको मिला। टर्म और जस्ट प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो देखें 3 में से हम 1 माइनस किए, 5 में से 3 माइनस, 7 में से 5 माइनस और 9 में से 7। इस टर्म से जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम मिला ना पैटर्न हमारा। तो जो भी रिजल्ट सेम मिला, तो जानते हैं सेम क्या कहलाएगा, यही जो सेम जो मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी। तो डी कितना आ गया, 2। हर जगह 2 है, तो 2 हर जगह मिला। तो इस डी को हम क्या बोलेंगे, यह जो डी है उसको बोलते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस लिखा गया, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 2 है। तो इस सीक्वेंस का अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात अगर कर लेते हैं, तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 2 है। ज़रा इसको चेक करते हैं, इसके पैटर्न को देखें। यहाँ पे देखें डिफरेंसेस चेक करते हैं, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 2 आ गया। यहाँ पे देखें 4 माइनस 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 आ गया। ये कितना आ गया 16, तो 8 आ गया।
यह कितना आ गया, तो 16 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंसेज हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो हम इससे डिफरेंस की बात किए, इससे डिफरेंस की बात किए, इससे बात किए, तो डिफरेंसेज यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वो सेम तो नहीं आया। बताओ सेम आया? 8 सेम नहीं है, नॉट सेम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सेम नहीं हुआ। जब सेम नहीं हुआ तो यह प्रोग्रेशन क्या फॉर्म कर रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो यह जो प्रोग्रेशन होगा नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो लिखा गया है सीक्वेंस, ये क्या हो गया? नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। तो 100% है कि 2 एग्जाम्पल से एपी और कौन सा एपी है कौन सा नहीं है 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जब इतना समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट डिस्कस करते हैं। जब एपी की बातें आ गई तो कोई भी सीक्वेंस या सीरीज लिखा गया, कोई भी सीक्वेंस लिखा गया तो उस सीक्वेंस का nth टर्म कितना होगा पढ़े होंगे। ठीक है, nth टर्म या जनरल टर्म पढ़े होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वो क्या है समझेंगे कि जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, या इसको ऐसे भी पढ़ेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी, ये भी पढ़े होंगे। nth टर्म और जनरल टर्म कि हाउ टू फाइंड, अगर कोई सीक्वेंस लिखा गया तो उसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे या जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग सीखने चलते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। मान के चलें कि लेट कोई अगर सीक्वेंस लिखा गया तो जहाँ से स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो लेट उस फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं। लेट ए बी द, हम क्या मान के चलें कि फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड जो डिफरेंसेज है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द क्या चीज़, कॉमन डिफरेंस। क्या मान के चल रहे हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, देन द सीक्वेंस इज, तो कैसे मिला? तो देखें जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस याद रखना चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, लास्ट में लिखते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी। ये बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि 1 3 5 यहाँ पे लिख दिए 7 9 10, तो देखें कि जो डिफरेंसेज है कितना आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। तो इसी डिफरेंस को हम डी बोल रहे हैं। तो यूँ समझें कि जो फर्स्ट टर्म यदि ए है तो अगला टर्म कैसे मिला, इसी डी को इसमें ऐड किए हैं। फर्स्ट टर्म अगर ए है तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ा है, ए प्लस डी करना पड़ा। इसमें फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दिए, फिर इसको लाने के लिए फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी, तो यही ए प्लस 2d लिखे। फिर इसको लाने के लिए फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस 3d। इस तरीके से यहाँ पे ये बातें समझना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि ये बातें समझ में आ गया तो 100% सब कुछ समझ में आएगा। चलिए हमको nth टर्म फाइंड करना है। जरा देखें तो ये क्या शो कर रहा है, ये पहला टर्म है तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिए, t1 से। एक कौन सा टर्म है तो t2, दूसरा टर्म है तो हम t2 से रिप्रेजेंट कर दिए। एक कौन सा टर्म है तो t3 है, एक कौन सा टर्म है तो t4 है। तो लास्ट जरा देखें तो यहाँ पे t अगर पहला टर्म है तो ठीक है, d इसमें नहीं है। दूसरा टर्म है तो d का कोफिशिएंट 1 है। तीसरा टर्म है तो d का कोफिशिएंट 2 है। मतलब जितना नीचे लिखा गया एक कम ऊपर है d के साथ। 4 है तो d के साथ 3 है तो एक कम है। इसी तरीके से d के साथ यहाँ पे n से एक कम होगा तो 100% कितना रहा होगा, tn रहा होगा। तो n से एक कम है d का कोफिशिएंट तो n-1। देखिए इसी पैटर्न से 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है। तो 100% है, काउंट करो। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरीके से कौन सा टर्म होगा, nth टर्म होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि देयरफॉर tn मतलब nth टर्म तब किसके इक्वल हो जा रहा है,
तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो nth टर्म मीन्स टी एन इक्वल टू कौन सा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि nth टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म लेकिन किसका, AP का, क्योंकि AP में ना सारी बातें डिस्कस करें तो AP का। यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो सभी लोगों ने देखा कि हाउ टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म का कैलकुलेशन देख लिया कि nth टर्म हम कैसे कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, तो अब nth टर्म तो डिस्कस हम कर लिए, इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं 10th लेवल पे सभी लोगों ने डिस्कशन किया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि nth टर्म से ही अभी काम नहीं चलने वाला, अभी तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे nth टर्म फ्रॉम एंड, इसमें 2 केस हम करके पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अंदर से घुसेंगे और उसमें से सारी चीज़ों को हम बाहर निकाल के सबके सामने लाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।